अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। इस्लामाबाद से दिल नहीं जा रहा, इस्लामाबाद में कुछ देर रुकने का दिल चाह रहा है कि जाएं मरी नथिया गली, बल्कि स्पेशली डूंगा गली, चूंकि कल डूंगा गली में 3 इंच बर्फ पड़ी है और हम वेट कर रहे थे इस मौसम की पहली बर्फ का। तो ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं और उसकी वजह से ठंडी ठंडी सी हवाएं हैं। और ये 3 फुट आपने बर्फ का बता दिया, कहाँ पे 3 इंच, ठीक है 3 इंच बर्फबारी हुई है जनाब डूंगा गली में। इसके अलावा नारायण में भी 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, वहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ी है। तो मेरा ख्याल है हमें उधर भी जाना चाहिए अगर हम घूमना। वहाँ के रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, सिरीपा अगर आप जाना चाहते हैं शोग्रान के रास्ते तो शायद वो रास्ता कुछ खुला हुआ है, अदरवाइज तो रास्ते आगे नारायण के बंद हो जाते हैं। आपने सारा पता रखा हुआ है तो लेकिन जहाँ का रास्ता खुला है उसका आपके भाई को जरूर पता है। वेरी गुड। इसके अलावा अयूबिया, नथिया गली, मुश्कपुरी में भी कह रहे हैं कि हल्की सी बर्फबारी हुई है थोड़ी बहुत, यानी ठंड बढ़ गई है। और इस्लामाबाद में भी स्पेशली बड़ी ज्यादा सर्दी हो गई है, यानी आप बाहर निकलना चाहे तो आप नहीं निकल पाते। बाहर निकलना चाहे, मैं कहता हूँ खिड़की खोलना चाहे तो खिड़की खोल नहीं सकते। स्टूडियो में बैठे हुए भी ठंड लगती है हमें अभी तो। और सब बच्चों को उठाना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे वैसे बिस्तर नहीं छोड़ रहे, हम कहते हैं छोड़ देते हैं बिस्तर। हम छोड़ देते हैं किसी ना किसी। मेरी बेटी के तो आता था, वो यूं करती है, बाबा 1 मिनट मोर। मैं कहता हूँ इसने अभी से पकड़ लिया 1 मिनट मोर। ये बड़ी अच्छी हैबिट होती है, हम सबको ही होता है कि जब पहला अलार्म बजता है फिर हम स्नूज पे लगाते कर देते हैं काफी सारा, और हम बिस्तर में बैठे सोचते रहते हैं कि अच्छा 5 मिनट बाद उठते हैं, 10 मिनट बाद। ये करते करते हम ऑफिस से जिस टाइम पे पहुंचना होता है 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। ये हम सबका मसला है, घर घर की कहानी है। बिल्कुल ये ऐसे हो जाता है। एनीवेज जी, आज प्रोग्राम में जो हम डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स की, उसका थोड़ा सा टीजर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज एंड विटामिन डी की। लिंक क्या होता है विटामिन डी डिफिशिएंसी का डायबिटीज यानी ज़ियाबतीज़ के साथ, क्या लिंक है? क्योंकि कल भी हमने बात की थी, कल तो ज़ियाबतीज़ का आलमी दिन था, हमने उस पर सेगमेंट भी किया और हमने उस पर यह बात भी की कि वॉक करना कितना अहम है, ओबेसिटी पर कंट्रोल करना कितना अहम है, यानी वज़न कम करना, बिलखुसूस विसरल फैट, स्टबर्न फैट, ये जो आपके पेट का एक फैट होता है, इसको कम करना कितना अहम होता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की पेट के फैट से रिलेटेड, क्योंकि पेट के फैट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपके दिमाग के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता कि आपका पेट भर चुका है, बस कर दें आप। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे। समाजी मसाइल का हम जिक्र करते हैं ना, हम कहते हैं कोई बंदा समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग सोशल वेलफेयर के लिए बड़ा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिफारती सतह पर तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आर्ट के थ्रू समाजी मसाइल को उजागर करते रहते हैं। नायला चौहान साहिबा का शुमार उन्हीं लोगों में होता है। अक्सर हमारे प्रोग्राम में एज एनालिस्ट भी आती हैं, सफ़ीर रह चुकी है, मुख्तलिफ मालिक में सफारतकारी के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी है, लेकिन आर्ट से जो उनका ताल्लुक है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुई आर्ट के साथ। वो अपने आर्ट के ज़रिए समाजी मसाइल को उजागर करती हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रखा, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहीं और किस तरह से उन्होंने समाजी मसाइल दुनिया के सामने रखे। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे बच्चे से जो कि नंचाकू एक्सपर्ट है, यानी वो निंजा की तरह हमें नज़र आएगा, किस तरह से उस अपने हाथ चलाएगा, कैसे उसकी मूवमेंट्स होंगी इसी सेट पर, आज वो हमें करके दिखाएगा। हमारे बच्चे वैसे बड़े तेज़ होते चले जा रहे हैं। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं ना शोतोकान की, चूँकि वो ज़्यादा मकबूल, लेकिन ये निंजा है, दैट्स डिफरेंट। इसमें तकरीबन 18 टेक्निक्स होती हैं जो कि बच्चों को सिखाई जाती हैं, और कैसे बॉडी मूवमेंट के साथ बच्चे इस तरह से अपने आप को एक्टिव किए चले जा रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, ये भी दिखाएंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं बैरून मुल्क जाना हो या पाकिस्तान में रहते भी, एक एग्जाम होता है आइल्स, जो हम पास करना बड़ा जरूरी समझते हैं ताकि हम पाकिस्तान से बाहर किसी भी मकसद के लिए अप्लाई कर सकें, जहाँ पर भी अंग्रेजी जबान की इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली वहाँ पे, लेकिन हम पता नहीं क्यों उसमें फेल हो जाते हैं, हमारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। कौन सी गलतियाँ बुनियादी हम करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन बुनियादी गलतियों को अवॉइड करके अच्छे से प्रिपरेशन करके आइल्स का एग्जाम पास कर सकते हैं, उसमें अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं ताकि हम पाकिस्तान से बाहर जा सकें। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बैंड्स होते हैं, वो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, डिफरेंट बैंड्स सारे उसके होते हैं, ये चाहिए। सारे आपको आने चाहिए। बैंड अच्छा आएगा आपका एक्यूमुलेटिव, तो ही आपको फिर एडमिशन में थोड़ी सा आसानी मिल जाती है, अदरवाइज बैंड हो जाएगा, अदरवाइज यस बैंड बच जाएगी। अच्छा चलें, ये तो हमने बात की, जो हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा न्यूज़ सेगमेंट है जिसमें हम आपको बताते हैं कि दुनिया में और पाकिस्तान में
में आज या आसपास के दिनों में क्या हो रहा है या होने वाला है। यूं तो एक मेला सजने वाला है फीफा का, उस पर जाने से पहले जो मेला आज सज रहा है उसकी बात कर लेते हैं। लेकर चलते हैं आपको कराची। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 की बात करते हैं। आज से इसका आगाज हो रहा है। मुख्तलिफ सेट्स यानी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगने। कल बात की थी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की और आज हम बात करेंगे पाक फजाया की। पाक फजाया का टेक एरिना उसमें सजने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश एंड सेमिनार आइडियाज 2022 11th एडिशन है। कराची एक्सपो सेंटर तमाम निगाहें हैं और ये आज से शुरू होने जा रहा है। इस नुमाइश में 57 ममालिक के 400 से जायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, यानी जो आएगा बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएगा। पाक फजाइया अपने इस पवेलियन में यानी अपने स्टॉल में जदीद एरोस्पेस, एवियोनिक्स, साइबर स्पेस और उनसे ताल्लुक रखने वाली जो दीगर टेक्नोलॉजीज हैं इसकी नुमाइश करेगी। बिल्कुल 4 दिन तक ये नुमाइश जारी रहेगी और 17 नवंबर बड़ा खास दिन है क्योंकि 17 नवंबर को 4 बजे एक एयर शो का भी इनेकाद किया जाना है कराची के शहरियों के लिए। ये बड़ी अच्छी खबर है और कराची के शहरी इंतजार कर रहे हैं कि 17 नवंबर कब आएगा। इन 4 दिनों में बहुत कुछ डिस्प्ले किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। चशेब, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हर 2 साल के बाद बात किया जाता है। हमारा जो दिफाई पैदावार का इदारा है डेपो, उसकी तरफ से, और 2020 में नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, तो ये 4 साल का जो गैप आया इस दौरान जाहिर है हमारे यहाँ काम तो होता रहा, तरक्की तो होती रही, बहुत सारी चीज़ों में हम एक्सेल करते रहे जैसे हम पहले करते हैं। तो वो जो चीज़ें हम शोकेस करने जा रहे हैं उनमें और क्या कुछ एक रिपोर्ट में दिखा दी। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं चाहता था पाक फजाया का जो स्टॉल है उस पर थोड़ी सी और बात करते हैं, लेकिन रिपोर्ट देखते हैं कि मजमूई तौर पर वहां पर क्या सूरत हाल नजर आने वाली है, वो देखिए फिर वापस आते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो के ज़ेरे एहतमाम आइडियाज में असलहे की सनत से मुताल्लिक मकामी और गैर मुल्की कंपनियों और डीलर्स को अपनी मसनूआत और खिदमात को उजागर करने का सुनहरी मौका मिलता है, जबकि दिफाई पैदावार से मुताल्लिक मुश्तरका मंसूबे, आउटसोर्सिंग और तबादला ख्याल के मौके भी इसी प्लेटफॉर्म से मुहैया होते हैं। आइडियाज 2022 में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा जिसमें जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा, बैनुल-अक़वामी सेमिनार, आइडियाज कराची शो समेत दिफाई सनत को जदीद साजो सामान और टेक्नोलॉजीज को दुनिया के सामने पेश करने के वसी मौके मैसर आएंगे, जबकि सीनियर सिविल, तिजारती और मिलिट्री वफूद भी बड़ी तादाद में इस 4 रोजा नुमाइश का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान अब जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है और आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से आप कंपोनेंट्स ले रहे हो, उनकी असेंबली करके हम खुद अपनी एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसा GF-17 हो गया, हमारे मिसल्स हो गए। सो उसमें एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रही है और इसमें हमारा फॉरेन करेंसी जो है वो भी हमारी फिर बाहर नहीं जा रही। गैर मुल्की मेहमान भी आइडियाज के प्लेटफॉर्म को निहायत अहम करार दे रहे हैं। The Ideas is one of the biggest and the greatest defense exhibition, not only in South Asia but also in the world. So I think it is most important to show our ability and to show our friendship with our Pakistan friends. We are an Italian company and we produce equipment, precision equipment for quality control and assembly for aerospace and shipping industry. I am very happy to participate in this exhibition for me and our company. It's the first time that we are here in Pakistan. It's a very nice exhibition. We hope that our products was very important also for Pakistan industry. This is my first time to visit Karachi, the City of Lights, and I have thoroughly enjoyed my time so far, and I look forward to experiencing everything that the Expo has to offer. There is a lot of positive people here. There's a lot of really, really good Expo achievements here as well. So yeah, we're looking forward to exploring. I'm part of Heli Operations UK, and we provide training to air crew and helicopter crews around the world. And we came here to promote our product with our partners. We already have a number of contracts with the government, and obviously through our partners, through Megaparsecs, we will develop that partnership further. Imran Abbasi and Commander Bashir have been very good, very strong partners here, and we look forward to
examining the positives of this expo. Looking around, you can just see that the expo itself is very technology driven. It's an outstanding achievement by the local government and the entrepreneurs of Pakistan. नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के पवेलियन समेत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्री टेक्सटिला और दीगर मकामी डीलर्स भी शरीक हैं। दिफाई सतह पर खुद इन्हिसारी की जानिब पेशरफ्त के जरिए मकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक, JF-17 तैयारा और मुख्तलिफ मिसाइल्स भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। आइडियाज़ के 11वें एडिशन में 64 से ज़ायद ममालिक जबकि 285 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आइडियाज़ की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। जबकि बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग के साथ साथ दिफाई मुज़ाहिरे भी इस मेगा इवेंट का हिस्सा होंगे। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन ने बड़ी डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी। पाक फ़ज़ाइया की हम बात कर रहे थे इससे पहले। इसके पवेलियन में शामिल नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक जो प्रोजेक्ट है, इस इवेंट में हाजरीन की तवज्जो का मरकज़ रहेगा, जो कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जब हम सनत की बात करते हैं या तालीमी शोबों में जो रब्त है उसके क़याम की बात करते हैं, उसकी जानिब एक बड़ा अहम कदम है। इसका मकसद ये है कि हवाबाजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन तमाम शोबों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की, इख्तरा, इन सारी चीज़ों के फ़रोग के लिए जितने भी ज़रूरी अनासर हैं उनसे लेस एक बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पाक फ़ज़ाइया को सौंप रही है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फ़ख्र पाकिस्तान, JF-17 थंडर और सुपर मशाक तैयारे भी, ट्रेनर तैयारे स्टैटिक डिस्प्ले में नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में पहले कौमी एरोस्पेस क्लस्टर और यूनिवर्सिटीज़ और इलाकाई सतह पर एरोस्पेस, साइबर, IT, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम शामिल है। पाक फ़ज़ाई के पवेलियन में फ़ज़ाई कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हवा से हवा में काम करने वाली और एयर सिक्योर नेटवर्क्स रखने वाली टेक्नोलॉजीज़, एयर और ग्राउंड सी टू सलाहियतों के हामिल आलात, मूविंग मैप, सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्ले, मल्टी प्लेटफॉर्म एवियोनिक्स, इंटीग्रेशन, एयरक्राफ्ट डिवीजन, माइक्रोजेट इंजन डेवलपमेंट और सिमुलेशन डिवीजंस भी दिखाई जाएंगी। तो ये पवेलियन जिसका हमने जिक्र किया, इसकी तो हम बात करें। और उससे पहले सलमा आपने जिक्र किया था कि थर्ड डे एयर शो होगा सीव्यू पर, तो ज़ाहिर निगाहें उस तरफ सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, चूंकि कराची वाले वहां पर देखेंगे और हम टेलीविजन के थ्रू देखेंगे। और कोई चाहे तो जा भी सकता है ना, बस टिकट लेनी पड़ेगी और आप पहुंच जाए कराची सीव्यू पे। एग्जैक्टली। तो जनाब ये तो हमने एक पवेलियन की बात की, यानी एयरफोर्स। कल हमने बात की थी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की। हमारी कल कोशिश फिर ये होगी, चूंकि आज इनॉग्रेशन हो रही है 11-12 बजे के करीब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इनॉग्रेशन करेंगे। और इसके बाद जो नई चीज़ें हम इस बार लेकर आए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए हैं, जो नया आर्म एंड एम्यूनिशन पर हमने काम किया है, जिसकी इनॉग्रेशन होनी है, जो हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, हम कोशिश करेंगे कल किसी एक स्टॉल से लाइव आपके साथ शेयर करें कि है क्या एग्जैक्टली फीचर्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे कल। लेकिन चलें बढ़ते हैं आगे दीगर खबरों की तरफ। और एक खबर और भी है हमारे पास, और वो G20 सरबराह इजलास से मुताल्लिक है। 20 बड़े सनती मुल्कों की तंजीम G20, इंडोनेशिया का सियाहती जजीरा है बाली, यहाँ पर आज से इसका आगाज़ हो रहा है। आलमी रहनुमा पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यूक्रेन जंग, आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ये हैं वो अहम मौज़ूआत जिन पर डिस्कशन होनी है। और इस वक्त कुछ मनाज़िर आपको दिखा भी रहे हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ये भी बाली जो है वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। आपने वो तमाम मौज़ूआत का जिक्र कर दिया जिन पे आज बात होने वाली है। इसके साथ साथ आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज से दुनिया भर में तालीम के फ़रोग के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन वीक का आगाज़ हो रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा और अमरीकी महकमा तालीम का ये एक मुश्तरका इक़दाम है ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स को फ़रोग दिया जा सके जो अमरीकी तलबा को आलमी माहौल के लिए तैयार करते हैं और साथ ही साथ उन्हें बैरून मुल्क मुतालिया, मुख्तलिफ चीज़ें सीखने, इसके अलावा तजुर्बात का जो तबादला होता है उसकी तरफ राग़िब करते हैं। और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते आलमी तालीम और तबादला प्रोग्राम्स की जो दावत है वो दी गई है। वीडियो पैगाम में ये भी कहा गया है कि हम ज़िंदगी तब्दील करने पे यकीन रखते हैं और इस तरह के तजुर्बात को उजागर करके
आप भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शोएब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स जाते हैं और अमेरिका में तकरीबन हर साल 800 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जाते हैं आला तालीम के लिए। एग्जैक्टली चलें, बात अमेरिका की हो रही है, बात चाइना की भी करते हैं। और खबर यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों की पेश गोई ये करने के लिए और या माहौलियाती मुशाहिदे के लिए एक बड़ी रेडियो टेलीस्कोप की तनसीब मुकम्मल की गई है। कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सिचुआन में ये बड़ी रेडियो टेलीस्कोप की तनसीब मुकम्मल की गई है। रिंग 313 डिश एंटीनाज पर मुश्तमिल है और हर डिश का जो एक डायमीटर है वो 6 मीटर है। ये रेडियो टेलीस्कोप सूरज की रेडियो लहरों में तस्वीर कशी करेगी, जिससे साइंसदानों को शमसी तवानाई का जो बेहतर मुशाहिदा ये करने में मदद मिल सकती है, ताकि हम ये पेशगोई कर सकें कि आइंदा आने वाले सालों में क्या होगा। अलाइनमेंट और मुश्तरका टेस्ट मुकम्मल होने पर टेलीस्कोप का जो सिस्टम है जून 2023 नेक्स्ट ईयर जून में पायलट ऑपरेशन का आगाज जो है वो हो जाएगा। शेफ, जब हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपना आप कितना इंटेलेक्चुअल सा लगता है ना जब हम इस तरह की चीजों पे बात करते हैं। अच्छा भी लगता है कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है और हम क्या बातें कर रहे हैं। वैसे जोक्स अपार्ट, वाकई में दुनिया तरक्की कर रही है और ये तरक्की के जो क्या कहते हैं सम्राट है वो हमारे सामने आ रहे हैं कि दुनिया ना सिर्फ चांद पे पहुंच चुकी है बल्कि रिसर्च में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि जो हम कभी सुनते थे ना सितारों पे कमर डालने की बातें, तो अब सच होती दिखाई दे रही है। आज 15 नवंबर 2022, आज के दिन को देखें, पिछले कई सालों से उसको कंपेयर करें तो अभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 8 अरब अफराद तक पहुंच चुकी है। 8 अरब एक बहुत बड़ा फिगर है और प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि ये अब जितनी भी हम बेमिसाल तरक्की देखते हैं, सेहत से मुतालिक, ग़िज़ाइयत के हवाले से देखते हैं, ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उन पर कारबंद हो के जिस तरह हम लोग अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, अद्वियात में बेहतरी हमें नज़र आती है, तो ये सारी चीज़ें एक इंसान की जो एवरेज एज होती है, औसत उम्र हम जिसको कहते हैं, उसमें इजाफे की वजह बनी है। तो इस आबादी को जब हम 7 से 8 बिलियन तक बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें पहले तो 12 साल लगे थे, लेकिन इसे 9 बिलियन तक पहुंचाने में तकरीबन 15 साल लगेंगे, क्योंकि जो दुनिया की आबादी बढ़ने की रफ्तार है वो कंपैरेटिवली कम हुई है। एग्जैक्टली और चलें तो आपने मजमूई शरह उसकी बात कर ली, जिस तरह की आबादी के बढ़ने के तनासुब पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक और ख़बर हमारे पास है, एक रिसर्च। एक तरफ हम देखते हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसको कम करने के लिए कोई दवाई दी जाती है, एंटी डिप्रेशन दिया जाता है, रिलैक्सेंट दिया जाता है, लेकिन एक तरफ गुफ्तगू की जाती है, एक तरफ उनको वैसे रिलैक्स किया जाता है बातचीत करके। वैसे तो ये काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन एक कोर्स बाकायदा तौर पर डिज़ाइन किया गया है कि उस कोर्स के ज़रिए आप अपने इस स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लोअर डाउन कर सकते हैं। तो एक ग्रुप था 276 अफराद का, इसको डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को उन्होंने वो दवाई दी जिससे हम जनरली इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं इन दोज डेज जब आपको स्ट्रेस हो। इसके बरक्स वो ग्रुप, इसको कोर्स करवाया गया तो ये समझा गया कि वो जो कोर्स करने वाले हैं उनके ज़हनी इस्तराब में 20% कमी हुई है उस कोर्स की मदद से। यानी वो काम जो आप दवाई की मदद से कर रहे थे वही काम एक कोर्स की मदद से आप कर सकते हैं। वो कोर्स डिज़ाइन करने के बाद ये जनरली भी हम कहते हैं कि गुफ्तगू करने से जहन की बहुत सी उलझनें हैं जो सुलझ जाती हैं, बहुत से गिरे हैं जो खुल जाती हैं। तो बातचीत करना मौजू रहता है। दवाई आपकी किडनीज पर भी उसका एक इम्पैक्ट होता है। अक्सर दवाई उस तरह से काम नहीं कर रही थी, आप डिपेंडेंट होते हैं उस दवाई के, तो बेहतर यह है कि आप दवाई से ज़्यादा इस पर काम करें। बिल्कुल, दवाई के साथ साथ इस पे भी काम करें, लेकिन साथ ही साथ खेल बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, थोड़े से दिन बाकी 5 दिन रह गए हैं। बिल्कुल, तो टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कतर अब तक $200 अरब से जायद रकम खर्च कर चुका है। और फुटबॉल पाकिस्तान से जाने के बाद ये मैं जरूर मेंशन करती हूँ कि भाई हमारा जो फुटबॉल है सियालकोट में बनने वाला वो बड़ा मकबूल होता है क्योंकि इसमें खास तरह की एक चिप भी यूज होती है। एनीवेज, कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इस इवेंट में तकरीबन 32 टीमें आमने सामने होंगी और फ्रांस की टीम टाइटल का दिफा करेगी। मुंतज़मीन ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस देखने के लिए 12 लाख तमाशाई कतर का रुख करने वाले हैं। क्या बात है, उसमें हम ना आप है ना मैं हूँ हम लोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे हम टीवी पे देखेंगे ना, जैसे हम स्पेस शो देखेंगे। चले ठीक है जी। अब फुटबॉल नहीं देख रहे तो क्या हुआ, क्रिकेट देखी नहीं है लेकिन बात कर लेते हैं। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की विमेन टीम दूसरा T20 मैच 6 विकेटों से अपने नाम किया है और 3 मैचेस की ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। फिलहाल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो मैच खेला गया वो बारिश की वजह से ताख़ीर से शुरू हुआ था और इस मुकाबले को 17 ओवर्स तक महदूद किया गया। आयरिश टीम ने मुकर्रर 17 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब
निदा डार और नशरा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की विमेंस टीम ने मतलूबा हदफ 16 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जवेरिया खान 35 और निदा डार ने 28 रन के साथ नुमायां किरदार इस मैच में अदा किया है। तो निदा डार हैं बेहतरीन खिलाड़ी उस मैच की। वैसे तो सबने बड़ा अच्छा खेला। तीसरा और आखिरी मैच ये खेला जाएगा बुध को लाहौर में। नहीं, अभी 1-1 से बराबर 3 की सीरीज। लेट्स सी कि अब किसका पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन एनीवेज एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे अगले मौजू के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखैर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ये सेगमेंट स्कॉटमैन इन्फॉर्मर की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी और डायबिटीज़ के दरमियान लिंक क्या है। दुनिया की आबादी को हम देखते हैं कि तकरीबन 13% लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं और पाकिस्तान में 90% अफराद ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी का सामना होता है। अब हम ये समझते हैं कि सिर्फ धूप एक ऐसा सोर्स है जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन हमारी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कम कर सकते हैं। प्लस ये जो हम डायबिटीज़ और विटामिन डी की बात करते हैं, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या है? क्या ये एक दूसरे को मुतासिर करने वाले फैक्टर्स हैं? यानी विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हड्डियों के मसाइल भी होते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। बिलखुसूस सलमा, जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, जनरली वो घर से बाहर नहीं निकलते, सनलाइट नहीं लेते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और जनरली भी अब वो हालात तो है नहीं कि हम ये सवाल करें कि क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की नहीं। जनरली हर घर में अब हमें डायबिटीज़ नजर आते हैं। हमने कल भी इस पर बात की थी कि 30% पाकिस्तान की आबादी को डायबिटीज़ है, तकरीबन 25 से 30% ऐसी है जिसको पता ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाते नहीं है। 14 मिलियन ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है सोसाइटी में। कैसे इसको हम कम कर सकते हैं और विटामिन डी इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सो गुड टू हैव यू सर। क्या विटामिन डी डिफिशिएंसी ये एक लीडिंग फैक्टर होता है डायबिटीज का? नहीं, लीडिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, बट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। देयर आर मेनी अदर लीडिंग फैक्टर्स, राइट, बट दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, राइट, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर
इनका ओके हमारे जो कंट्री है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको हम डायबिटीज से बचा सकेंगे अगर सिर्फ उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी को हम पूरा कर लें। जी बिल्कुल। ओके क्या ऐसे कोई स्टैट्स भी हैं हमारे पास कि कितने लोग पाकिस्तान के जिनको हम कह सकते हैं अगर हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल हों कि चूंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी थी इसलिए उनको डायबिटीज हो रही है या हो सकती है? एग्जैक्ट स्टडीज अभी हमारे कंट्री में हो रही हैं। दिस इज अ रीसेंट न्यू टॉपिक, यानी डायबिटीज में कुछ नया एस्पेक्ट है इसमें देखा गया। अभी स्टडीज हो रही हैं बट ऑलमोस्ट 10 to 20% कंट्रीब्यूशन इसकी है हमारे। ओके अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी में मसल एक्स यानी जिस्म में दर्द रहना, डिप्रेशन, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, काम ऐसे ना करना, बस इस तरह की चीज़ें जो है ना ये मेन। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता, ये एल्डरली पॉपुलेशन में हमारे यहाँ बच्चों में भी अब हो रहा है, इसलिए कि पहली जनरेशन जो थी वो बाहर निकलती थी, धूप में सन एक्सपोजर होती थी, खेलते थे। अब हमारी इंडोर गेम्स हैं, बच्चे भी बाहर नहीं निकलते, एक्सपोज नहीं होते। फिर डाइट्स हमारी जो हैं वो डेफिशिएंट हैं, आल्दो देयर आर ऑयल्स और जिसमें हम फोर्टिफाइड मिल्क्स और इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ सनलाइट। सर सन एक्सपोजर के अलावा कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं? उसमें आपके सब्जियां, सैलड्स, फ्रूट्स और जो आपके ऑयल्स फोर्टिफाइड ये चीज़ें हैं, इसमें अब कंट्रीब्यूटिंग जो है ना वो दे रहे हैं हम लोग सब लोग। अच्छा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स, इसमें अगर आप कुछ स्पेसिफिकली बता सकें कि अच्छा ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, क्या ऐसा भी कोई होता है? नहीं ऐसा नहीं है, जनरली वो सारे सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं। तो सनलाइट तो सर एक इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन ज़ाहिर है हमने कोविड में भी देखा लोग घरों में थे। उसके अलावा हम देखते हैं जनरली भी अब बच्चे उस तरह बाहर निकलते नहीं हैं, खेल कूद उनकी है नहीं, इंडोर गेम्स पे ही वो रिलाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो पहला साइन आता है, जिस तरह आपने कहा कि थकावट, जोड़ों में दर्द, क्या और कोई सिम्टम स्किन पे भी नजर आता है, कोई स्पॉट्स या डॉट्स? सोरियासिस बीमारी होती हैं वो है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्किन कंडीशंस, उसकी कंट्रीब्यूशन है। और स्किन के अलावा भी सर, क्योंकि हमें तो यही पता था कि सिर्फ हड्डियों के प्रॉब्लम्स होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जैसे आपने बॉडी पेन का जिक्र किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है, स्किन स्पॉट्स की बात होगी, और क्या असरात हमारे अपेरेंटली हमें नज़र आ सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के? एक तो जो अभी हम बात करें कि न्यूरोपैथिक, जो जिस तरह हमने अभी एक स्टडी भी की थी हमारे यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स में कि न्यूरोपैथी यानी एक टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग पेन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूटिंग हैं। आल्दो वो ज़्यादा विटामिन B12 की वजह से होती हैं, बट स्टिल विटामिन डी जो है वो भी रोल प्ले कर रहा है। हमारी एक स्टडी भी हमने की थी जिसमें रोल ऑफ विटामिन डी इन डायबिटिक पेशेंट्स हमने देखा था। यानी जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको विटामिन डी जिनको दिया गया उनमें न्यूरोपैथी बेहतर हुई, उनमें बेम, मसल एक्स, बॉडी पेन और वो बेहतर हैं एज कम्पेयर टू जिनको नहीं दिया। और उनकी शुगर भी बेहतर कंट्रोल हुई? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, जो कि जनरली हम देखते हैं कि शुगर पेशेंट्स ये शिकवा भी कर रहे होते हैं कि अच्छा हम इंसुलिन पर भी हैं, हम अपनी डाइट भी कंट्रोल करें, लेकिन हमारी फिर भी शुगर उस तरह से मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि विटामिन डी इतनी अहम है आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कि विटामिन डी डिफिशिएंसी उनकी होगी तो वो उस तरह से कूप अप नहीं कर पाएंगे। बट विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर लेंगे, या सन एक्सपोजर, या वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फोर्टिफाइड ऑयल्स जिससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी। सर मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा बच्चों के हवाले से बात करें, चूँकि बच्चों से मुतालिक भी हम देखते आए हैं कि शिकायत तो वो करते हैं कि थकावट हुई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू किड्स तो हम जनरली टेस्ट नहीं करवाते उनके, कि नहीं ये तो बच्चा है, इसका तो सब पूरा है, तो मसला ही नहीं है, टेस्ट नहीं करवाते हम जनरली। तो वो बच्चे जिनके हवाले से आपको लगता है कि नहीं इनका फौरी तौर पर टेस्ट होना चाहिए, वो कौन से बच्चे होते हैं और टेस्ट कौन सा होता है? इज इट अ बोन स्कैन या ब्लड टेस्ट होता है? शुरू में पहले तो ब्लड टेस्ट होता है, विटामिन डी लेवल्स हम करते हैं। अच्छा ठीक है, विटामिन डी लेवल से ही काफ़ी आपको क्लियर कट बॉडी, और इस सिम्टम्स जो आप सिम्टम बताई हैं, बॉडी एक्स, मसल पेन, तो वो अगर हैं और साथ में विटामिन डी है तो देन इट्स नो नीड ऑफ गोइंग फर्दर कि हम उसके कोई फर्दर टेस्ट करवाएं। ये विटामिन डी के स्पेसिफिक टेस्ट होगा या कि जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट टेस्ट होता है? ये विटामिन डी लेवल्स वो करते हैं हम इसमें, वो आपके ऑलमोस्ट 20+ होने चाहिए, 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो दैट इज़ डेफिशिएंट। वैसे नॉर्मली 50+ होने चाहिए, लेकिन 20
से कम है तो डेफिनेटली डेफिशिएंट है। और बच्चों में हाँ। सर बच्चों में हम देखते हैं कि उनको कुछ बच्चे खा पी नहीं रहे होते, उन खाने से दिल भर जाता है उनका, देखी भागते हैं खाने से, माएँ पीछे पीछे भाग रही होती हैं। क्या ये भी सिम्टम इसका होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है? प्लस अगर बच्चों में डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है अर्ली एज में, उनको तो परहेज़ करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान बच्चों की डिफरेंट जो होता है? डायबिटीज़ होती है दैट इज़ डिफरेंट, वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। हाँ। उसमें इतना नहीं है, मतलब विटामिन डी का रोल, इट्स मेनली आप टाइप 2 जो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है ठीक है। उसमें, बिकॉज जो विटामिन डी का लिंक है डायबिटीज़ के साथ दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, या मेन जो चीज़ है जो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है अडल्ट में, अडल्ट ऑन डायबिटीज़ जो है वो होती है। अच्छा, तो बच्चों में टाइप 1 होती है, वो ठीक। टोटल इंसुलिन डिपेंडेंट होती है टोटली, ओके। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है और ज़रा हमें सप्लीमेंट्स की तरफ अगर जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं? चूँकि ये तो ओरल मेडिसिन नहीं होती है, इसके इंजेक्शंस तो होते नहीं हैं। सबसे पहले तो जो एक नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर है वो ज़रूरी है। करें। बच्चों और को कहाँ सनलाइट में जाके भी खेलें आप? एक थोड़ा सा क्लियर कट में बता दूं कि जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है ना, एक होती है हार्ट बर्निंग सनलाइट, ठीक है। वो नहीं 9 बजे ठीक से है। पहले जो- पहले 12 बजे जो- बच्चों को आपने नहीं कहना बाहर बिल्कुल, जाओ के खेलो। हाँ, जो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जो सनलाइट है दैट इज़ बेटर, कि उसमें Okay. 20 to 30 मिनट्स आप उनको स्किन एक्सपोज करके, यानी सनलाइट डजंट मीन कि आप ऊपर कवर करके या इस तरह करें, यानी आपकी लेग्स हो गई, आर्म्स हो गए या फेस हो गया, उसमें डायरेक्ट सनलाइट जो है अच्छा। वो यूज़, मतलब 20 मिनट्स तक वो करें। फिर उसके बाद जो नेचुरल डाइट्स हैं, यानी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम जो आर्टिफिशियल डाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चले गए हैं, कि जी नूडल्स बना दी, बर्गर खा Nuggets दे लिया, दिए। ये चीज़ खा लिया। तो जो नेचुरल आपकी डाइट्स है ना, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, उसके बाद जो नेचुरल ऑयल्स हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जी रहें। उसके बाद फिर जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं या इस तरह की चीज़ें, तो उनमें कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें दें। अच्छा, क्या नेचुरल सोर्स के साथ साथ सप्लीमेंट्स अहम जी होते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि एक तो आपको सपोर्टिव रोल करेंगे ना, ये तो हो नहीं सकता आप सब्जियां ना खाएं, सनलाइट एक्सपोजर ना, और आप सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते रहें। जी, जी। तो बैलेंस रखना है Balance, आपने। आप बिल्कुल। सनलाइट की एक्सपोजर भी दे रहे हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उनको दे रहे हैं, एट द सेम टाइम सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं। तो सप्लीमेंट्स में क्या क्या ऑप्शन बच्चों के लिए आ चुकी हैं जो कि ईजी रहे उनके लिए? वो ये ना कि कड़वा सिरप है। सप्लीमेंट्स में विटामिन डी ओरल अवेलेबल है, विटामिन डी के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, पहले इंजेक्शंस आते थे तोड़ के, थोड़ा पीना जी, जी। मुश्किल होता था, अक्सर वो ज़ाया हो जाते थे, अब बड़े अच्छे कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। सही। वैसे उन्हीं मुख्तलिफ- इंजेक्शंस पे मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी वो मार्केट में तो हैं 2 लाख यूनिट समथिंग इस तरह जी, जी। उनका कुछ होता है, जो कि आपने शायद महीने में एक बार लेना होता है। अब गाइड भी कीजिएगा क्या उनका तरीकेकार है। दूसरा, वो पानी में लेने चाहिए या दूध में लेने चाहिए, और किस वक्त लेने चाहिए? अर्ली सुबह के वक्त मॉर्निंग लेने चाहिए या रात को? मेडिसिन जितनी भी हैं ना, एज ए जनरल रूल, एक्सेप्ट अ फ्यू मेडिसिन के जो विद मील्स लेते हैं, अदरवाइज मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो अगर आप एम्प्टी स्टमक लें तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, ओके, एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे कि एस्प्रीन हो गई या इस तरह की चीज़ के जो स्टमक अपसेट अर्ली मॉर्निंग कर सकती हैं। ठीक है। तो मेडिसिन जितनी भी हैं वो आप एम्प्टी स्टमक लें, और मिल्क में ले लें या वाटर में, और best सुबह है। के वक्त लें। और सुबह के वक्त ये लें। विटामिन डी से मुतालिक हमने सुना भी है कि सर सुबह के वक्त लें ताकि आपकी मूवमेंट रहे बॉडी की, और उसके बाद अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। ये ना हो कि आप रात में बस लेके सो गए तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वेरी राइट। अब मेरा ख्याल है खवातीन के हवाले से भी जी, खवातीन के हवाले से भी सर एक तो बता दें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी खवातीन पे बहुत कॉमन होती है। प्लस अभी हम बात करें कि विटामिन डी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन अगर एक बंदे को डायबिटीज़ हो चुकी है, बंदा इंसुलिन पे चला गया है, क्या उसके बाद विटामिन डी हेल्प आउट करता है उसको, जी, बिल्कुल। उसका जो इंसुलिन की जो इंटेक होती है वही उसको कम इंसुलिन करने में? रेजिस्टेंस इज स्टिल प्लेइंग, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसकी डायबिटीज़ को वर्स करने में स्टिल रोल प्ले कर रही है। ओके, डायबिटीज़ जो है वो एक डिजीज़ ऐसी नहीं है कि जो हो गई है तो बस ख़त्म हो गई है, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। डैमेजिंग। हाँ, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस वो हो रही है, डैमेज कर रही है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। यानी वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज हो चुकी है उनको भी अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाने बिल्कुल, चाहिए, उसको बिल्कुल। ट्रीट करना इट्स चाहिए। माई क्लिनिक, बिकॉज मैं डायबिटीज़ का ही स्पेशलिस्ट हूँ ज़्यादा, तो मेरे क्लिनिक के ऊपर एक नेसेसरी विटामिन डी का टेस्ट जो है वो बेसिक टेस्ट जब हम करते हैं, सारे ब्लड शुगर 3 महीने वाला जो HbA1c होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है सारे, उसमें विटामिन डी भी मैं करता हूँ उसमें, जस्ट टू सी कि भाई इसको भी रिप्लेसमेंट आप दें, ताकि ये है कि वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एलिमेंट है वो ठीक हो, प्लस जो मैंने न्यूरोपैथी या पेन्स एंड एक्स, और उसमें जो बिकॉज डायबिटीज़ जो है वो भी एक रोल प्ले कर रही होती है, माइक्रो सर्कुलेशन डैमेज करती है बेसिकली, जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो माइक्रो वेसल्स होते हैं, उनको डायबिटीज़ डैमेज करती है, प्लस उसमें विटामिन डी ऐड ऑन हो जाता है अगर डेफिशिएंसी हो। तो इसकी रिप्लेसमेंट से आपकी जो सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ की, जो पेन्स एंड एक्स जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं,
उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता और है। सर जब हम विटामिन डी की वजह से कहते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ इटसेल्फ डेफिशिएंट कर सकती है एक इंसान को विटामिन डी से? यस, उसमें भी ये क्या है कि डायबिटिक पेशेंट जो क्रोनिक डायबिटीज़ होती है, यानी लॉन्ग टर्म जिनको डायबिटीज़ हो गई है, उनके अंदर कुछ आपके स्टमक के अंदर, गट के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटिलिटी इफेक्ट होती है। यानी जिस तरह नॉर्मल बंदे का मैदा एक चीज़ें जो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट में वो स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं फिर कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती डायबिटिक अच्छा, पेशेंट क्या में इसका long term। मतलब ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि रूटीन का खाना खा रहे हैं लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हम अपनी इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी चूंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, दैट इज द रीजन आप इंसुलिन बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, तो विटामिन डी अगर आपके लेवल्स पूरे होंगे तो आपके वैसे ही इंसुलिन कुछ कंट्रोल हो इंसुलिन की जाएगी, रिक्वायरमेंट, रेजिस्टेंस का एलिमेंट कम होगा, कम हो इंसुलिन की जाएगा, उसकी requirement एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। परफेक्ट। क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी से हार्ट के इश्यूज भी होते हैं? बिल्कुल। अगेन कि माइक्रो सर्कुलेशन, जितनी माइक्रो सर्कुलेशन है वो अगर विटामिन डी बेहतर कर रहा है तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी माइक्रो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो सही। सिर्फ वो जिस तरह लेग्स की हैं, जिस तरह नर्व्स की हैं, जिस तरह वेसल्स, छोटे वेसल्स कहीं पे भी हैं, इवन आई के अंदर हैं, आई के अंदर जो डैमेज होता है उसमें हर जगह पे उसका। और डॉक्टर साहब आयरन डेफिशिएंसी भी एक बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली खवातीन में और बच्चों में, प्लस विटामिन डी। तो क्या आयरन डेफिशिएंसी का भी कोई रोल होता है डायबिटीज़ में? आयरन डेफिशिएंसी का डायबिटीज़ होने में एज सच कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन होने के बाद वो उसको हाँ, ज़्यादा बिल्कुल। इफेक्ट करता वो भी है। वही अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, उसमें भी आता है उसमें। ठीक सर, क्योंकि अब हमने बच्चों को भी देखा विटामिन डी डेफिशिएंट, खवातीन को भी देख रहे हैं, बूढ़ों को भी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये एज ब्रैकेट है या ये जेंडर है जो कि इससे मुतासर होगा। ऑलमोस्ट एवरी एज एंड ऑल द जेंडर्स, राइट। सही। फिर भी सर ज़्यादा मुतासर कौन होता है? ज़्यादा मुझसे जो मिडल एज लोग हैं ना, क्योंकि Middle age। मिडल एज में हमारे पास इतनी कमिटमेंट्स होती हैं कि हम मतलब अपनी ना डाइट्स का ध्यान रख रहे हैं, ना हम अपनी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें डायबिटीज़ हो रही है, उसमें आपका नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब स्ट्रेस इज लीडिंग टू डायबिटीज, स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस Contributing factor है। वर्सनिंग ऑफ डायबिटीज़। वर्सनिंग ऑफ डायबिटीज। बिकॉज जब स्ट्रेस होता है आपको तो उसके आपके एड्रीनर्जिक हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो वो सारे जो हैं वो आपके ये भी देखा को गया है खराब कि करने में जनरली काम करते स्ट्रेस के दिनों में आपकी फिर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, आपके शुगर लेवल्स हाई आ रहे होते हैं। सर एक चीज़ और भी, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो और आपको मालूम हो जाए, फिर आपने सनलाइट एक्सपोजर भी दिया, आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड ऑयल्स भी दिए, आपने सप्लीमेंट्स भी साथ दिए और विटामिन डी लेवल्स आपके पूरे हो गए, कब तक पूरे रहते हैं फिर ये? देखिए, जो आर्टिफिशियल हैं वो समटाइम्स वी हैव टू 6 मंथ्स हमें फिर दोबारा चेक करने पड़ते हैं, वो इतना नहीं है। जो नेचुरल हैं वो डेफिनेटली, अब हमारे यहाँ आपके पास तकरीबन 3 to 4 मंथ्स ऐसे होते हैं सर्दियों में कि जिनमें आप सनलाइट एक्सपोज कर सकते हैं। सही। तो अगर आप सप्लीमेंट्स भी लेते रहें, चेक भी करते रहें अपने, प्लस ये है कि रेगुलर एवरी ईयर आप सन एक्सपोजर जो है वो कुछ ना कुछ 20 मिनट, जिस तरह मैंने बताया, एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ अ वीक, चलें 7 डेज़ नहीं भी होता तो उससे मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ सनलाइट से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास, और अगर आप कहें कि सिर्फ सप्लीमेंट से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, जब हम स्टैट्स को देखते हैं, तकरीबन हमारी 90% पॉपुलेशन विटामिन डी की कमी का शिकार है, तकरीबन 30% ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को है लेकिन वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे, वो अलग है, प्री डायबिटीज़। अब हर दूसरा फैक्टर हमारी ज़िंदगी में ऐसे जो डायबिटीज़ को ट्रिगर कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, एक आम बंदे को एक कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ से बच सके, अगर हो चुकी है तो एटलीस्ट उसको मैनेज कर सके? देखिए, हमारा वो, मैं अपने क्लिनिक्स पे पेशेंट्स को भी गाइड करता हूँ कि जितना हम नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर होते जा रहे हैं उतना हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दिस इज़ नॉट ऑफ विटामिन डी और डायबिटीज़, इट्स फॉर मैनी अदर थिंग्स आल्सो। कि जितना देखें, अगर आप वही बात है कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, पहले ज़माने में क्या होता था कि सुबह उठते थे लोग, थोड़ा बाहर निकलते थे, काम करते थे, सनलाइट हो गया, एक्सपोजर हो गया, डाइट्स क्या थी, नेचुरल थी। अब आपके स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हैं, अब आपके डाइटरी जो टाइमिंग्स हैं वो ख़राब हैं, डाइटरी आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फूड वो ख़राब है, क्वांटिटी ऑफ फूड। बल्कि वो पेशेंट्स अक्सर मुझे पूछते हैं कि जी आप शुगर के मरीज़ में क्या परहेज़ क्या बताएंगे, तो मैं उनको सिर्फ एक जुमला बोलता हूँ, मैं कहा जी सर, एक जुमला अगर आप याद कर लेना तो ये सब परहेज़ है। और वो जुमला क्या है कि खाने को एंटरटेनमेंट ना बनाएं। हमारे यहाँ ये एक है कि खाना एंटरटेनमेंट बन गया, सर हमारी जबकि तो खाना जो था, एंटरटेनमेंट जुड़ी ही खाने के साथ है। खाना जो है वो ज़रूरत थी,
ठीक है, खाने को जब एंटरटेनमेंट बना लिया तो फिर वो इतना उसमें ख़राब हो गया, इतनी चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो ये काम वो लाइटर नोट पे कहा जाता है ना जी, पूछा गया कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हूँ। तो हर चीज़ ना खाने से यानी जुड़ गई खुशी है। का ताल्लुक भी खाने से, गम का ताल्लुक है। कोई किसी की फौतगी हो गई उधर भी खाना खाना है, किसी की शादी हो रही है उधर भी खाना खाना है, किसी की बर्थडे हो रही है उधर भी खाना खाना है। अच्छा, वैसे मैं एक बुक पढ़ा था, उसमें चाइनीज़ से मुतालिक लिखा होता है कि चाइनीज़ जो पहला सवाल करते हैं वही पूछते हैं कि आपने खाना खाया। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कह रहे हैं मैं खिलाता हूँ, वो खाना वैसे पूछते हैं खाना खाया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर तरफ है। सर थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, बट मैं जानना ये भी चाह रहा था आपसे डायबिटीज़ से मुतालिक कि पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वैरी कर रही होती हैं। कुछ पेशेंट्स हैं ज़ाहिर है जो सिर्फ मेडिकेशंस पे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि मेडिकेशन से हम उनसे इंसुलिन पे ले आते हैं। अब इंसुलिन की भी इतनी टाइप्स मार्केट में आ चुकी हैं, कुछ पेन वाली इंसुलिन है, कुछ इंजेक्शंस वाली इंसुलिन है। ये जो डिफरेंट वैरायटी है इंसुलिन की, ये कैसे डिटर्मिन करते हैं कि इस पेशेंट के लिए ये वाली इंसुलिन ज़रूरी है? देखें, हमारी लैंग्वेज में अब कहते हैं कि डोंट टेलर पेशेंट्स जो है ना मेडिकेशन, रादर टेलर योर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिमांड। ओके। अब पेशेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जो सारा दिन काम करता है, बिज़ी रहता है, नाश्ता हल्का सा करता है, दोपहर का खाना ऑफिस में हल्का सा खाता है, रात को घर आता है एक हैवी मील लेता है। अब उसकी और एक जो 3 टाइम खाना खाता है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है डायबिटीज़ में। ठीक। जो मेन मील लेता है, हमें उसको एक ऐसी मेडिसिन देनी है जो उसने हैवी मील लेना है, क्योंकि दैट इज़ हिज नीड, उसकी ज़रूरत है अब कि वो सारा दिन काम करे। तो इसलिए ये वैरायटी ऑफ मेडिसिन बनी है। फिर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं, यानी अगर एक ओबीस बंदा है ना, उसकी और मेडिसिन है। ओके। अगर एक दुबला पतला बंदा है, उसकी और मेडिसिन है। क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अक्सर देखा भी गया कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जो कि लगाने से वजन और बढ़ रहा होता है, तो इसके लिए फिर इंसुलिन बदल दी जाती है। ओके। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, तो इसलिए जिसकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हम लोग पेशेंट देखते हैं कि भाई पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट का बॉडी वेट क्या है, पेशेंट का वेट लॉस, अगर ऑलरेडी उसका वेट लॉस हो रहा है तो हम ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे कि जिससे उसका वेट लॉस और ज़्यादा हो जाए, बिकॉज वो पहले ही परेशान है कि जी वेट लॉस हो रहा है। तो इसलिए ये वैरायटी ऑफ मेडिसिन हैं, बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। ओके। हर चीज़ का अपना एक मैकेनिज्म है, हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। तो जिसकी एक टाइम वाली इंसुलिन से काम चलता है, उसको हम एक टाइम वाली इंसुलिन, बेजल इंसुलिन कहते हैं, वो देते हैं, प्लस उसको कोई हल्की फुल्की मेडिसिन दे के, वेट लॉस करवा के, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करवा के, इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो करवा लेते हैं। लेकिन एक ऐसे बच्चे, जिस तरह टाइप 1 की बात हो रही है, तो टाइप 1 में बच्चे हैं, उनमें अदर फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो उनमें आपको बेजल प्लस बोलस, यानी एक बेजल इंसुलिन जो खाली पेट कंट्रोल करे, प्लस एवरी मील के साथ। अब वो बच्चे होते हैं, उनको 3 टाइम 4 टाइम भूख लगती है, तो उनको फिर आपको हर मील के साथ एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो भी देनी पड़ती है। ओके। सो दिस इज द वे कि जितनी वो डिफरेंट इंसुलिन, जितनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन हिसाब से टेलर किया गया। अब आपको ऐसे पेशेंट भी हैं जिस तरह हमारे पास हैं जो कहते हैं जी कि हम तो इंसुलिन लगाएंगे नहीं, हम तो गोली नहीं खाएंगे। अब हमारे पास वंस इन अ वीक कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन हैं जो वीक में सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है, तो हम उस पर चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी आपको ये अच्छा, ये नए आए हैं मार्केट में कि वीक में सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है। ये नए भी, यानी तो आपके महीने में सिर्फ 4 इंजेक्शन लगने और आपकी डायबिटीज कंट्रोल। ये किन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए होता है? एक तो जो ओबीस पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो इंसुलिन नहीं अभी लगवाना चाहते, जो मेडिसिन नहीं खाना चाहते, जिनको वेट लॉस मेन मतलब इशू, वेट लॉस में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ज़बरदस्त सी। वैसे बड़ा अहम होता है कि आपकी जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बिलखुसूस वो टॉपिक जो कि अब तो बहुत जुड़ चुके हैं हमारी ज़िंदगी के, एक्टिविटीज़ हमें अपने आसपास बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो वक्त पुराना जब हमें सिर्फ दादा दादी, नाना नानी में नज़र आता था, अब तो जनरली हमें नज़र आ रहा होता है, बच्चों में भी, ख़वातीन में भी, इवन गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हामला ख़वातीन होती हैं, इवन उनमें नज़र आ जाता है हमें, जो कि वक्त के साथ साथ खैर बेहतर भी हो और जाता हम है। भी अब वैसे बुजुर्गों की तरह ही बातें करने लगे इतने अरसे से। एनीवेज, एक और बड़ी अच्छी चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारी टीम गई थी शुएब नगर, वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा घूमते घूमते नगर पहुंच गए। नगर पहुंचे, वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था, उसका नाम था हुसैन मेहदी। उसने गाना गाया, क्या खूबसूरत गाना था वो, व्यूअर्स को सुनाते हैं। निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये
मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए फकत मेरे दिल से उतर जाएगा फकत मेरे दिल से उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या भरम था मेरे पास तुम शिव आपने अच्छा गाया लेकिन उस बच्चे जैसा नहीं गाया। आपने बहुत बड़ा हो अच्छा गया गाया, होगा। नहीं आपने काफी अच्छा गाया, मेरे से अच्छे सुने आपके पक्के, लेकिन वो बच्चा पाकिस्तानी बच्चा पाकिस्तानी गाना, क्या गाना था वो, क्या खूबसूरत मीठी आवाज थी इस बच्चे ड्रामा की। भी बहुत अच्छा था, वैसे ही गाना बड़ा वायरल हुआ I था। remember OST, that, yes। yes। चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।